हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग जो इंग्लिश का जो सेकंड चैप्टर है एमसीक्यू करेंगे उसको डिस्कस। तो चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। इससे पहले के जितने भी हमारे वीडियोस है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। हमारे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। इकोनॉमिक्स का अब हम लोग मैक्रो स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ हमारा ज्योग्राफी इंग्लिश जो है बहुत जल्दी आपको सारे ही चैप्टर के एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो आज हम लॉस्ट स्प्रिंग कर रहे हैं उसके एमसीक्यूज। चलिए, सबसे पहले मैंने बताया था कोई भी अगर इंग्लिश के अंदर कोई स्टोरी है या कोई भी पोयम है तो आपको ऑथर और जो पोएट है उसका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा हमेशा जब भी मैं कोई भी चैप्टर का वीडियोस बनाती हूँ उसमें मेरा एम होता है कि पहले चैप्टर में जो अगर मैं पोएम करा रही हूँ तो पोएट का नाम आपको याद रखना चाहिए। अगर मैं कोई स्टोरी करा रही हूँ तो उसको ऑथर का नाम याद रखना चाहिए। तो कह रहा है हु इज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग का जो ऑथर कौन है? जेम्स बॉन्ड है, अरुंधति रॉय है, सुधा मूर्ति है या अनीस जंग है? इसका आंसर है डी। नेक्स्ट कह रहे हैं सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर। देखो इस चैप्टर में आप लोगों ने देखा होगा कि दो शहर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। एक आपने देखा कि यूपी के अंदर जो फिरोजाबाद जगह जहाँ पे बैंगल मेकिंग का काम होता है, दूसरा दिल्ली के अंदर सीमापुरी एरिया। देखिए ये दोनों ही जगह की स्टोरी है क्योंकि इसमें दो स्टोरी है। एक में जो साहिब होता है, रैग पिकर होता है, उसके बारे में तो कह रखा है कि बच्चा किस तरह से घर से सुबह सुबह निकलता है गार्बेज के ढूंढने के लिए। कभी उसको कभी 2 रुपए के कॉइन मिल जाते हैं, कभी उसको कुछ मिल जाता है। तो बच्चों के लिए क्या है कि गार्बेज है, एक वंडर है, मतलब कभी भी से कुछ भी मिल सकता है। और ये सीमापुरी एरिया के बारे में बता रखे हैं कि ढाका से जितने लोग माइग्रेट हुए वो वहां पे आ गए हैं, जहाँ पे बहुत ही गंदी सी बस्ती है, बहुत ही गलत सा माहौल है, वहां पे लोगों की जो स्थिति है काफी खराब है। और इसमें दूसरी स्टोरी जो है वो मुकेश की है जो कि फिरोजाबाद जगह के अंदर रहता है और वहां पे भी बैंगल मेकिंग के लिए वो जगह बहुत ज्यादा पॉपुलर, बट वहां पे भी लोगों की जो कंडीशन है बहुत बुरी कंडीशन है। तो ये दो जो जगह है आपको याद रखना है, दो नाम जो बच्चों के हैं वो याद रखना है। एक रैग पिकिंग का काम करते हैं, एक बैंगल मेकिंग का काम करते हैं। दोनों की जो स्टोरी है बच्चों की है तो ये आपको याद रखना है। तो कह रहा है फिरोजाबाद जो है वो किस चीज के लिए पॉपुलर था? क्या क्राफ्ट के लिए फेमस था, क्या रैग पिकिंग के लिए फेमस था, पॉवर्टी के लिए या बैंगल्स के लिए? तो वहां पे मैंने बताया जितने भी खूबसूरत चूड़ियां होती है वो फिरोजाबाद जगह में ही बनती है। कह रहा है व्हाट फोर्सेस द चिल्ड्रन टू लिव इन अ लाइफ ऑफ एक्सप्लोइटेशन। आखिर बच्चे इस एक्सप्लोइटेशन की जिंदगी क्यों जी रहे हैं? क्या वो लालच के कारण जी रहे? क्या वो बहुत गरीब है? ठीक है, तो इसका रीजन है क्या वो सच में वो बहुत गरीब है और इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इस एक्सप्लोइटेशन से बाहर निकलने का। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज द गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन। बच्चों के लिए जो गार्बेज है वो क्या है? क्या उनके लिए एंटरटेनमेंट है, क्या वो टाइम पास है, क्या वो खेलने की जगह है या वंडर? तो इसमें बहुत क्लियरली आपके इनसाइड बुक लिखा है बच्चों के लिए क्या है, वंडर है। क्यों? कभी वो ऐसे पूरा बीनते रहते, कभी उनको कभी 10 रुपए कॉइन मिल गया, कभी छोटा सा गोल्ड का कुछ मिल गया, और इसीलिए रोज इस चीज को पाने के लिए वो रोज क्या करते उसमें कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। वट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज। ये जो लॉस्ट स्प्रिंग टाइटल है वो क्या सिंबलाइज करता है? क्या ये एक मौसम को दिखाता है, क्या बच्चों का जो एक बचपना छीन रहा है उसको दिखाता है, क्या ये पैसों की लॉस्ट को दिखाता है, या जो एज है वो टाइम पास जैसे जैसे बीत रहा है उसको दिखा रहा है? तो ये बच्चों के जो सबको पता होगा कि मौसम में जैसे कि रेनी सीजन होता है, ऑटम होता है, स्प्रिंग होता है, तो इसी तरह से लाइफ में भी फेजेस आते हैं। सबसे पहले बचपन आता है, फिर अडल्टहुड आता है, फिर आप लोग ओल्ड एज में चले जाते हो। तो लाइफ में सबसे जो बेस्ट फेज होता है वो चाइल्डहुड का होता है, बचपन होता है, कि बचपन में बहुत बेफिक्र की जिंदगी जीते, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती। और ये जो दो छोटे बच्चे हैं जो कि मुकेश और साहिब है, वे लोग बहुत छोटे हैं, लेकिन ये जो उनका उम्र है वो भी उनसे खत्म होते जा रहा है क्योंकि वो लोग जो है इनके ऊपर इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, इतने ज्यादा वो गरीबी में जी रहे हैं, जिनके जो प्रेजेंट है और फ्यूचर दोनों ही उसको खराब अंधकार में दिख रहा है। तो किस तरह से बच्चों का जो बचपना है वो छिनता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, वो यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है दो साहिब और मुकेश। ये साहिब और मुकेश तो एग्जाम्पल है, ऐसे हमारी दुनिया में सच में न जाने कितने ऐसे अनफॉर्चुनेट बच्चे हैं जो इस तरह की जिंदगी सच में जीने को मजबूर हैं। कह रहे फिरोजाबाद इज सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री। फिरोजाबाद में कौन सी इस इंडस्ट्री का मेन सेंटर गढ़ कहा जाता है? क्या कॉटन इंडस्ट्री का, फर्नीचर इंडस्ट्री का, टेक्सटाइल का, या ग्लास बोइंग इंडस्ट्री का? तो क्या है इसका आंसर? ग्लास बोइंग इंडस्ट्री। यार व्हाट इज सर्वाइवल इन सीमापुर। सीमापुर के अंदर लोग सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या करते थे? क्या वो एजुकेशन का बिजनेस चलाते थे, क्या मर्चेंटाइज करते थे, स्ट्रीट वेंडर का, या रेक पिकिंग? तो मैंने बताया वहां पे जितने भी 10,000 लगभग रेक पिकर्स थे वो लोग इसी तरह से अपनी जिंदगी चलाते थे। कह रहा व्हाट इज अ मुकेश ड्रीम। मुकेश का सपना क्या है? देखो साहिब के सपने के बारे में कहीं नहीं बता रखा, उसने शायद अपने परिस्थिति से, सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज कर लिया और छोटे से टी स्टॉल पे वो काम करने लग गया था। लेकिन जो मुकेश है वो बहुत ही फर्म है, बहुत ही ज्यादा डिटरमाइनिंग है।
उसे पता है कि जो अभी मेरी सिचुएशन है बैंगल मेकिंग, उसको पूरी फैमिली के लोग करते, उसको पूरे गांव मतलब पूरे एरिया के लोग करते, आसपास सभी लोग इसी इंडस्ट्री में काम करते। बट उसने डिसाइड कर लिया कि वो बड़ा होकर बैंगल मेकिंग काम नहीं करेगा, बल्कि वो कुछ और करना चाहता है। तो वो क्या बनना चाहता है? क्या वो डॉक्टर बनना चाहता है? क्या वो मर्चेंट बनना चाहता है? क्या वो डांसर बनना चाहता है? या वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है? इसका आंसर है वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। हालांकि जो उसकी परिस्थिति है वो बहुत अलग है, बट फिर भी उसने डिसाइड किया है कि मैं लाइफ में कुछ ना कुछ अलग करना चाहूंगा। यार, इज योर स्कूल रेडी? हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होगा, आपने जब स्टोरी पढ़ी होगी, तो जो साहिब एक छोटा सा बच्चा होता है वो स्कूल नहीं जाता होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पास ना कोई स्कूल होते, ना उसके पेरेंट्स को इतनी पैसे होते हैं कि जो उसकी फीस भर सके। तो एक बार जो ऑथर है वो उसे पूछता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? उसने कहा मेरे आसपास कोई स्कूल नहीं है और इसलिए मैं स्कूल नहीं जाता। तो उसने आंसर दिया, मतलब जो भी ऑथर होता है इसका, कि क्या अगर मैं अपना स्कूल बनाऊंगी तो क्या तुम उसमें आओगे? तो वो कहता है ऑफ कोर्स मैं आऊंगा। तो अगले दिन जब दोबारा उसको 2-4 दिन के बाद फिर से मीटिंग होती है साहिब से, तो साहिब पूछता है इज योर स्कूल रेडी? क्या आपका स्कूल रेडी हो चुका है? तो हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन? क्या साहिब की मदर ने पूछा उससे? क्या साहिब के फादर ने पूछा? क्या ऑथर ने पूछा? या साहिब ने पूछा? तो मैंने बताया कि साहिब जो छोटा सा बच्चा है उसने पूछा कि क्या आपका स्कूल रेडी हो चुका है। कह रहा था कॉलोनी ऑफ रेड पिकर इज सिचुएटेड इन, मैंने कहा था दो जो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो रेड पीकर की जो कॉलोनी है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? दिल्ली के अंदर, ये तो हमको पता है, लेकिन दिल्ली में क्या मंगोलपुरी में, जहांगीरपुरी में, साउथ दिल्ली में, या सीमापुरी में? तो कहाँ पे है? सीमापुरी। जितने भी रेड पीकर्स थे जो बांग्लादेश से बेसिकली भाग कर आए थे, वो सब इसी कॉलोनी में रहते थे। कैन व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर बिफोर बिकेम अ बेंगल मेकिंग? बेंगल मेकिंग से पहले उनका क्या बिजनेस था? क्या वो टेलर थे, कारपेंटर थे, प्लम्बर थे? इसका आंसर है टेलर। सारे के सारे जो एनसीईआरटी बहुत क्लियरली आपको मेंशन है, सिर्फ आपको 1 या 2 बार आप रीड करोगे तो इंग्लिश में आपको सारे आंसर बड़े आराम से मिल जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज द गार्बेज फॉर द पेरेंट्स? ऑथर के हिसाब से जो गार्बेज था वो पेरेंट्स के लिए क्या था? क्या मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट था, जॉय था, सॉरो था, सर्वाइवल था? उनके मीन्स ऑफ सर्वाइवल था, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी जो थी वो इसी से चलती थी, अपना गुजारा वो इसी से करते थे। हु वाज साहिब? साहिब कौन था? शॉपकीपर था, सर्वेंट था, रैक पिकर था, या सारे थे? तो शायद साहिब क्या था? एक रैक पिकर था, कूड़ा बीनने वाला। यार वेयर डिड द साहिब केम फ्रॉम? फ्रॉम वेयर? कि साहिब जो है दिल्ली में अभी तो फिलहाल सीमापुरी एरिया में रह रहा है, लेकिन वो स्टार्टिंग से यहाँ पे नहीं रहता था, वो दूसरे देश से भाग कर आया था। तो कहाँ से आया था? क्या वो ढाका से आया था, मुंबई से आया था, कोलकाता से आया था? तो वो ढाका से आया था। कह रहा व्हाई डिड साहिब एंड हिज फैमिली कम टू इंडिया लिविंग बांग्लादेश? वो बांग्लादेश छोड़कर इंडिया क्यों आए थे? क्योंकि उन्हें इंडिया पसंद था, वहां से उनको भगा दिया गया था, वो वहां पे कम्युनल वायलेंस हो गया था, सांप्रदायिक दंगे हो गए थे, या उनके घर और फील्ड डिस्ट्रॉय हो गए थे? इसका आंसर है बिकॉज स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड देयर होम एंड फील्ड। क्योंकि उनके घर और जो उनके फील्ड थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए थे, उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा हुआ था, इसीलिए अपनी जिंदगी चलाने के लिए वो यहाँ पर आए थे। कह रहा व्हाट इज साहिब फुल नेम? साहिब का फुल नेम क्या था? जाता है स्टोरी में देखो साहिब साहिब लिखा हुआ है, पर उसका फुल नेम क्या था? क्या साहिब आलम था, आलम साहिब था, साहिब खान था, या नन? तो साहिब आलम। फुल नेम क्या था उसका? साहिब आलम। और उसका नाम जो बहुत ही अलग है, और इसकी मीनिंग जब सुनोगे तो शायद तुम्हें भी बड़ा अजीब लगेगा। क्या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द साहिब आलम? इतना बड़ा नाम साहिब आलम, और बच्चा काम क्या कर रहा है, कैसी परिस्थिति में जी रहा है, कैसे 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है? तो क्या साहिब आलम का मतलब क्या होता है? रैक पिकर में सबसे बड़ा होता है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स होता है, द ग्रेट किंग होता है, या चीफ ऑफ रैक पिकर? इसका आंसर है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, जो पूरे यूनिवर्स का भगवान हो, साहिब आलम। और नाम से कितना ऑपोजिट प्रेजेंट में बच्चे की कंडीशन है। कह रहा है कि व्हाई डिड साहिब रिमेन बेयर फुट? बेयर फुट मतलब नंगे पैर। कि साहिब ज्यादा नंगे पैर क्यों रहता था? क्योंकि उसको शूज पसंद नहीं था। ही सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय शूज एंड चप्पल। वो शूज वगैरह नहीं खरीद सकता था। उसके जो एम्प्लॉयर है, मालिक का, उसने शूज पहनने से मना किया था कि उसके पैर बहुत सुंदर थे, वो पहनना नहीं चाहता था। तो इसका आंसर वो बहुत गरीब था और वो अफोर्ड नहीं कर सकता, खरीद नहीं सकता था स्लीपर शूज, इसीलिए वो खाली पैर, नंगे पैर रहता था। यार व्हाट वाज द सैलरी ऑफ साहिब इन द टी शॉप? आपने देखा स्टोरी के एंड में जो साहिब होता है वो रैक पिकिंग का काम छोड़कर टी स्टॉल पे काम करने लग जाता है, जहाँ पे उसको 800 रुपए की तनख्वाह मिलती है और 3 टाइम का खाना मिलता है। जब उसे जो ऑथर है वहां पे उसको देखते हैं तो बहुत दुख होता है, क्योंकि पहले क्या था, वो केयर फ्री था, अपने मन का बादशाह था, कुछ भी कर सकता था। लेकिन जब किसी के अंडर में हम जॉब करने लग जाते हैं, देखिए नौकरी वर्ड क्या नौकर से बना, यानी कि अब वो किसी के अंडर में नौकर बन चुका है, किसी के कमांड को फॉलो करेगा, जो वहां पे बोला जाएगा उसको करना पड़ेगा। वो अपने जो उसके फेस पे केयर फ्री लुक था
वो क्या हो चुका, खत्म हो चुका। और कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो साहिब है उसका प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी, क्योंकि ना तो उसके पास एजुकेशन है, डेवलपमेंट स्किल है। तो यही टी स्टॉल पे काम करते करते बड़ा हो जाएगा, जब थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो कोई और दूसरा तो काम ढूंढ लेगा, लेकिन वो इसी गरीबी के अंदर फिर से फंसकर रह जाएगा। तो अभी पूछ रहा है जो उसने टी स्टॉल पे काम करना स्टार्ट किया था उसकी सैलरी कितनी थी, मैंने आपको आंसर बता भी दिया। 700 रुपए था, 800 रुपए था, 500 रुपए था या 900 रुपए था। इसका आंसर है 800 रुपीज। 800 रुपए उसकी सैलरी थी और 3 टाइम का खाना उसको वहां पर मिलता था। कह रहा है व्हाट इज द इलीगल फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए क्या इलीगल था, क्या मोटर मैकेनिक बनना इलीगल था, क्या सपने देखना इलीगल था, ग्लास फर्नेस में काम करना इलीगल था, ये सारे ही इलीगल थे बच्चों के लिए। तो वहां पे ग्लास फर्नेस जो फिरोजाबाद में थी, जहां पे सिचुएशन जितनी इतनी बुरी थी, लेकिन बच्चे क्या थे फिर भी मजबूर थे काम करने के लिए। तो कह रहा है वेयर डज द मुकेश फैमिली वर्क, मुकेश की फैमिली कहाँ पे काम करती थी, स्कूल में, क्लब में, फार्म में या बेंगल फैक्ट्री में। तो आपने देखा कि वहां पे फिरोजाबाद में जितने भी फैमिली थी, मुकेश की फैमिली नहीं, सभी फैमिली जो थी वो बैंगल मेकिंग में एंगेज थी। जैसे कह रहा है व्हाट डू द बैंगल सिंबलाइज इन इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर के लिए क्या बैंगल सिंबल है, सुहाग का, खुशी का, एक्सप्लॉयटेशन का या जेंडर इनइक्वालिटी का। तो सुहाग का, आपको पता है जितने भी हमारे इंडिया में जो मैरिड लोग होते हैं बैंगल पहनते हैं, तो ये बेसिकली सुहाग का एक सिंबल है। कह रहा है कि मुकेश वांट टू लर्न अ बिकम अ मोटर मैकेनिक, आपने देखा कि मुकेश की जो सपने थे वो अलग थे, वो बैंगल मेकिंग का काम नहीं करना चाहता था, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। बट कैसे, एक ट्यूटर को ढूंढ कर, गैरेज में जाके सीख कर, बुक को पढ़कर, या ज्वाइनिंग द स्कूल, तो गोइंग टू गैरेज लर्न, गैरेज में जाकर वहां पर पहले मोटर मैकेनिक का काम सीखेगा और फिर वो काम करेगा। कह रहा हु इज अ मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम ऑफ दैट ऑफ हिज फैमिली, मुकेश का जो एटीट्यूड था उसकी फैमिली के दूसरे लोगों से कैसे वो अलग था। कह रहा है बीइंग डेयरिंग, भैया सपने देखने के लिए भी एक हिम्मत की जरूरत होती है, जो कि आपने आसपास से बिल्कुल अलग देख लो। जनरली हम लोग क्या होता है कि जो हमारे आसपास होता है या हमारे फैमिली कर रहे होते हैं, हम उसी को एक तरह से अपना सपना बना लेते, ठीक है बड़ा होकर मैं भी ये काम करूंगा। लेकिन अपनी फैमिली बैकग्राउंड से अलग कुछ सपना देखना, इसके लिए बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत है। फॉर्म उसने निश्चय कर लिया था कि मुझे ये काम करना है, दृढ़ निश्चय, अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया, डिटरमाइन हो कि मुझे करना ही करना है, तो फिर तो आपके सपने को कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। और क्लियर था, सबसे बड़ी बात है आज के टाइम में भी बहुत सारे से 12th के बच्चों को जिनको पता ही नहीं होगा मुझे आगे भविष्य में करना क्या है। ठीक है पेरेंट्स स्कूल भेज रहे तो 12th पढ़ लेंगे, उसके बाद पेरेंट्स बोले बेटा ग्रेजुएशन कर ले तो ग्रेजुएशन भी कर लेंगे, बट एक्चुअली उनको नहीं पता उनको करना क्या लाइफ में आगे। लेकिन ये बच्चा जो था बहुत ही ज्यादा डेयरिंग था, हिम्मत था, अपनी परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं टेक रहा था, फर्म था, दृढ़ निश्चय था और क्लियर था अपने सपनों को लेकर मुझे लाइफ में क्या करना है। ये जो क्लियरिटी है ये बहुत जरूरी होती है कि आपको पता होना चाहिए कि आगे आपको करना क्या है। क्योंकि एक बार आपका जो ड्रीम तो क्या नहीं बोलेंगे, जो एम आपका क्लियर हो जाता है तो उसको अचीव करना भी क्या होता है एक तरह से बहुत ज्यादा हमारे लिए आसान हो जाता है। लेकिन जब तक आपके माइंड में क्लियरिटी नहीं होती आखिर आपको करना क्या है, तब तक समझ लो कि आपने अभी तक कुछ डिसाइड ही नहीं किया, अभी आपको बहुत आगे जर्नी बाकी है। दूसरा कह रहा है कि बीइंग अ फाइटर, फाइटर था वो, कावर्ड था, कायर था या नॉट क्लियर, उसे क्लियर नहीं था, पता नहीं था कैसे कर। तो पहला ही है इसका सही है क्योंकि वो डेयरिंग भी था, फर्म भी था और क्लियर भी था अपने सपनों को लेकर। कि वेयर वो साहिब एम्प्लॉयड, साहिब कहाँ पे काम करने लग गया था, तो एट अ टी स्टॉल इन सीमापुरी, मैंने बताया कि जो चाय की दुकान पे वो सीमापुरी में ही काम करने लग गया था। क्योंकि आपने देखा गरीब लोगों के जो होते जैसे बच्चे थोड़े से बड़े होते पेरेंट्स को बेसिकली वो अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए छोटा मोटा काम स्टार्ट कर देते, तो साहिब ने भी वही स्टार्ट कर दिया था। और वहां पे ज्यादातर बच्चे थे वो इसी तरह की जिंदगी जी रहे थे। कह रहा है व्हाट डू द बॉयज अपीयर लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी, कह रहा है यहाँ पे जो ऑथर था उसको सुबह सुबह बच्चे कैसे दिखते थे, किसको हिसाब से कंपैरिजन क्या हुआ है, मॉर्निंग बर्ड्स के साथ, इवनिंग बर्ड्स के साथ, हैप्पी बर्ड्स के साथ या नन। तो मॉर्निंग बर्ड्स के सुबह सुबह जो पक्षी नहीं बहुत चहचहाते हुए भागते हुए निकलते हैं, तो बच्चे भी जो इनका एक पूरा एक ग्रुप था वो सारे बच्चे नंगे पैर सुबह सुबह भागने लगते थे और नून तक जैसे कि 12 बजे के बाद सब कुछ खत्म हो जाता था फिर अपने अपने घर में वो चले आते। तो बच्चों किससे कंपेयर किया गया है, मॉर्निंग बर्ड्स के जैसे वो बच्चे उनको दिखता था। कह रहा है कि हु वर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के अंदर जो बैंगल मेकर्स थे उनकी इतनी बुरी कंडीशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, क्या उनके पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल थे, क्या सोसाइटी, क्या ब्यूरोक्रेट्स, या ऑल ऑफ दिस, तो सारे ही जिम्मेवार थे। ना तो यहाँ पर कोई सोसाइटी कुछ भी करने को तैयार था, ना उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को भविष्य के लिए कुछ अलग करने की सोच रहे थे, बल्कि जो पेरेंट्स थे वो भी यही चाहते थे जैसे उनकी जिंदगी बेकार हो गई है उसी तरह से बच्चों को इस तरह से कन्विंस करते थे कि हमें भगवान चाहता है कि हम इसी को कंटिन्यू करें, ये हमारे ट्रेडिशन है। क्योंकि अगर भगवान चाहते हैं कुछ और बने या कुछ और करते शायद हम दूसरी फैमिली में पैदा करते। मुकेश की ग्रैंड मदर जिन्होंने अपने आंखों के सामने अपने हस्बैंड को
ब्लाइंड होते हुए देखा है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे अपने पोतों को मोटिवेट यही कर रहे हैं कि उनका जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, उनकी फैमिली बिजनेस है, सभी को इसी में काम करना है। तो ये जो एटीट्यूड है अपने आप को सरेंडर करने का, ये भी एक रिस्पॉन्सिबल, ये भी एक रीजन है कि बच्चे जो है लाइफ में कुछ भी आगे ये अलग नहीं कर पा रहे। तो इसमें पेरेंट्स भी उतने ही गुनहगार है जितने की सोसाइटी, जितने की आपके जो एक सिस्टम है। व्हाट वर द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन अ ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने से क्या बुराई है, क्या क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले पुअर हेल्थ, मैंने बताया कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को काम पे लगा दिया जाता है और एक ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे ना तो प्रॉपर लाइट है ना प्रॉपर एयर है, इतने छोटे से डार्क रूम के अंदर, क्या ना इम्पेयर्ड विजन। और कुछ बच्चे तो होते इतने अंधेरे में काम कर करके इतनी उनकी आंखें खराब हो जाती है कि जब तक वो एडल्टहुड होते हैं, एडल्ट में जाते हैं, तब तक उनकी जो आंखें होती है खराब हो जाती है। बहुत सारे लोग तो ब्लाइंड भी हो जाते हैं। इमेजरेबल हेल्थ, उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो ये सारे ही मतलब हम कह सकते हैं कि बेंगल फैक्ट्री में काम करने के बुराई है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लास बोइंग इंडस्ट्री। ग्लास बोइंग इंडस्ट्री का मेन फंक्शन क्या है? विंडो बनाने का, डोर बनाने का, ग्लास को माउंट करने का, या टू माउंट ग्लास एंड मेक कलरफुल बैंगल। ग्लास को माउंट करके सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाने का मेन काम है। यार व्हाट मेक्स द वर्किंग कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन वर्स इन द ग्लास इंडस्ट्री। आपने देखा बेसिकली होता है क्या, जो फैक्ट्री से बच्चों की डिमांड जो होती है वो क्या होती है कि वो जो लोग प्रोडक्शन भी ज्यादा कर देते हैं उनके साथ कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते, उनको सैलरी भी कम देनी पड़ती है। तो जिसके कारण जो फैक्ट्री होते हैं छोटे छोटे जगह पे छोटे बच्चों की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। कह रहा व्हाट मेक द वर्किंग कंडीशन चिल्ड्रन वर्स इन ग्लास इंडस्ट्री। ग्लास इंडस्ट्री के अंदर जो उनकी कंडीशन को कौन बहुत बुरा बना रहा है? वहां पे जो डार्क छोटे छोटे सेल है जहाँ पे ना तो हवा आती है ना पे उनकी लाइट आती है, जो वेल्डिंग लाइट की जो स्पार्कलिंग होती है, जो उनकी चमकती है, क्या वो उनके यहाँ खराब है उनके लिए? हाई टेम्परेचर, इतने हाई टेम्परेचर पे वो काम करते ये। तो सारे ही जो कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन, जो ग्लास इंडस्ट्री में बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बुरा सिचुएशन बनाता है। और आपको पता है ये जो बच्चों के लिए जो जितने भी रिस्की काम होते हैं वो हमारे देश में इलीगल है, बैंड है, बट इसके बावजूद वहां के ना तो सिस्टम ना वहां पे सरकार कुछ भी करने को तैयार नहीं। और ये जो इलीगल प्रोसेस है, काम है, कंटिन्यूसली चलता रहा है। कह रहा व्हाट इज अ मेटाफोरिक सिंबल ऑफ सीमापुरी इन द लेसन। सीमापुरी के अंदर जो मेटाफोरिक मैंने बताया था आपको, एक पोएटिक डिवाइस होता है जिसके जो बेसिकली यूज किया जाता है किसी चीज को खूबसूरत बनाने के लिए। तो क्या यूज किया है? पॉवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन, एंजॉयमेंट, लिटिल हेल्प। लिटिल हेल्प मतलब छोटा नर्क जिसे हम कहते हैं, क्योंकि वहां पे सीमापुरी एरिया में जैसी कंडीशन है, ना प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, ना सैनिटाइजेशन है, ना साफ सफाई है, गंदा माहौल है। तो ये जो है कह रहा छोटा नर्क की तरह उसे को सिंबलाइज किया गया है। तो वो यहाँ पे बताने की कोशिश पोइट ने की है। या नेम द बर्थ प्लेस ऑफ द ऑथर। आपने देखा होगा जब भी स्टोरी स्टार्ट हुई तो उससे ऊपर जो 4-5 लाइन्स होती है वो ऑथर के बारे में बताया गया होता है कि कहाँ से ऑथर ने पढ़ाई की, कहाँ पे पैदा हुआ, ये स्टोरी जो है किस टाइम की है, जैसे आपने देखा था। तो यहाँ पे कह रहा है बर्थ प्लेस क्या था ऑथर का, यानी कहाँ पे वो पैदा हुआ था। यूएस के अंदर, कैलिफोर्निया में, कोची में या राउरकेला में। तो इसका आंसर है डी। ये जो है आप जैसी स्टोरी स्टार्ट होगी तो ऊपर जो अबाउट द ऑथर लिखा होता है उसमें पढ़ेंगे तो ये आपका आंसर मिल जाएगा। यार दिस स्टोरी इज एक्सेप्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर। इसका मतलब होता है कि किसी भी एक बड़ी बुक में से उसमें से छोटा सा कुछ स्टोरी निकालकर हमने जो बनाया, तो ये किसका एग्जर्प है? स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड, समझ आए? तो उसमें से ही निकाल के लॉस्ट चाइल्डहुड को बनाया गया, लॉस्ट स्प्रिंग जो है। ये जो आंसर है वो भी अबाउट द ऑथर है, उसी में से वो आपको मिल जाएगा। वो 4-5 लाइन जो ऊपर दे रखा है। कह रहा हाउ मेनी रैक पिकर्स लिव इन सीमापुरी। सीमापुरी में लगभग कितने रैक पिकर्स रहते थे, जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। ठीक है, अभी करंट में कितने रहता है वो गूगल करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है उसमें के हिसाब से बताना कितने रैक पिकर। क्या हुआ, 20,000 रहते थे, 10,000 रहते थे, 15 या 5? तो आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा है 10,000। नेक्स्ट कह रहा है रिच बॉय वाई डिस्कार्डेड व्हाइट टेनिस शूज। आपने देखा कि जो एक अमीर बच्चा होता है व्हाइट कलर का जो टेनिस शूज होता है वो डिस्कार्ड करता, फेंक देता है, और उसी शूज को जो साहिब है बहुत ही खुश होकर पहनता है। तो वो रिच बच्चा क्यों उसको डिस्कार्ड कर देता है? क्योंकि उसके अंदर दोनों शूज में से एक में छेद हो गए थे, क्योंकि उस बच्चे को व्हाइट कलर पसंद नहीं था, वो गरीब बच्चों को देना चाहता था। इसमें से कोई भी आंसर नहीं है। इसका आंसर है बिकॉज ऑफ होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि दोनों पैर दो शूज थे उसमें एक पैर के शूज में क्या हो गया था, छोटा सा छेद हो गया था, और जो गरीब बच्चा वो इसको पहनना नहीं चाहता था, इसलिए उसे डिस्कार्ड कर दिया था। कह रहा हु इज अ फ्रेल यंग वुमन इन मुकेश हाउस। आपने देखा कि जब भी ऑथर उसके घर जाता है तो वहां पे एक लाइन डिस्क्राइब किया गया है कि अ फ्रेल यंग वुमन। मुकेश के घर में जो मुकेश का भाई है उसकी जो वाइफ है उसका बता रखा है कि वो उसी के लिए यंग फ्रेल मतलब बहुत ही कमजोर दुबली पतली
उसके घर, उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारे दिन वो पर्दा में रहती है। तो ये एक तरह से एक एक्सप्लॉयटेशन का भी एक तरीका बताया गया है, किस तरह से छोटी सी यंग गर्ल है, इतनी दुबली पतली बीमार सी ऐसी लगती है, उसके ऊपर कितने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पुराने जो कस्टम्स है, रूल्स है, उसको फॉलो कर रही है। तो यहाँ पे जो है क्या उसकी मदर को डिस्क्राइब करने के, उसकी सिस्टर या सिस्टर इन लॉ, तो जो उसकी सिस्टर इन लॉ है यानी कि उसके भाई की जो वाइफ थी वो थी। तो यहाँ पे हमने 36 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। बाकी के जो क्वेश्चंस है जो भी बचे हुए विनिंग का स्टाफ पे आप लोगों को मिल जाएंगे। तो एक से दो बार ये जो स्टोरी है बहुत ही सिंपल, बहुत आसान है। और ये जो है आपके आसपास चीजें दिखती भी है, आपके आसपास कि कितने छोटे छोटे बच्चे हैं जो ऐसे ही अपनी जिंदगी बेकार कर रहे हैं, बचपना उनका छीना जा रहा है क्योंकि किसी ना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, किसी ना किसी छोटे छोटे शॉप पे वो काम कर रहे हैं, और जिससे ना केवल उनका प्रेजेंट बल्कि जो फ्यूचर है वो भी उनका खराब हो रहा है। तो ये जो बहुत सिंपल और अच्छी स्टोरी थी, सोसाइटी को मैसेज देने की कोशिश की गई थी, इसमें हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब इस बच्चों के लिए कुछ करें। सरकार जो प्रोमिस करती है इन लोगों के लिए, जो गरीब लोग है, केवल वोट बैंक है, जब इलेक्शन आते हैं तो उनको इन गरीबों की याद आती है, उनके साथ बैठ के वो चाय पी लेते हैं, खाना खा लेते हैं, उनके बच्चों को गोदी ले लेते हैं, फोटो खिंचवा लिया, बस हो गया। जैसे इलेक्शन खत्म, उनके गरीबों के लिए जो प्यार रहता है वो भी नेताओं के लिए खत्म हो जाता है। तो आई होप ये छोटी सी स्टोरी के द्वारा एक मैसेज देने की कोशिश की गई सोसाइटी को। इसके एमसीक्यूज मैंने डाल दी, बाकी इसके इस बुक में हमारे एक और चैप्टर के जो एमसीक्यूज रहते हैं डीप वाटर, वो आपको कल बिल्कुल मिल जाएंगे। पोएम भी है, वो एक दो रहते हैं, वो बहुत जल्दी, मैंने कहा इस वीक तक आपको सारे चैप्टर के सब्जेक्ट के एमसीक्यूज कंप्लीटली आपको मिल जाएंगे, ताकि हम लोग अब जो है बेसिकली इस हफ्ते के बाद हम लोग रिवीजन करेंगे, टेस्ट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बाकी आप लोग कोई भी मन में फीडबैक हो, कोई भी डाउट हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।